भारत का जन जी जा करके संगम में स्नान कर रहा था और मोदी जी की तरह ही उसको नहीं पता है रुद्री क्या है। जी जी जी। रुद्राभिषेक में कौन कौन से प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं, लेकिन उसको ये पता था कि जो है श्रृंगी लेकर के जिस प्रकार से इस देश का प्रधानमंत्री भगवान शंकर का उपासना करता है उसी तरह हम भी करेंगे। ये नया राहुल गांधी कैसा है, ये नया राहुल गांधी कबर पे भारत का संविधान लिखता है और अंदर कोरी की कागज होती है। उसी प्रकार से राहुल गांधी भी भारत को नहीं जानते हैं। उनका दिमाग भी वैसे ही हो रहा है ना। जब तक जीवन में मेरे शरीर में एक बूंद का भी रक्त है तब तक मैं सावरकर जी की विचारधारा के लिए लड़ूंगा, मरूंगा और सावरकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और ये नेहरू और गांधी परिवार का सच्चाई खोलूंगा। ये जो जोड़ी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये राम और हनुमान जी की जोड़ी है। क्या नेहरू ने कभी किसी कोल्हू में बैल भर के तेल की पिराई की है? क्या नेहरू ने कभी सड़ा गला अनाज खाया? राहुल गांधी को मैं चैलेंज करता हूं, उनकी 7 पुश्तें सावरकर के पांव की धूल नहीं हो सकती कि वो सावरकर जो सेलुलर जेल में कोल्हू का बैल बनकर के तेल पेरता था और बाद में उसको सड़ा गला खाना देते थे अंग्रेज, उसके बावजूद भी वाह रे मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण कि वह जेल की दीवारों पर भारत माता की गाथाएं लिखते रहे। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने के लिए आए हैं जिनको मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था और मैंने एक और चीज नोटिस की कि लोग स्वतः ही उनके बारे में लिख रहे हैं, उनके वेलफेयर के जो काम हो रहे हैं और जो जनता के बीच उनकी उपस्थिति है वो स्वतः दर्ज हो रही। तो मैं जब उनके ट्विटर हैंडल पर पहुंचा और जब मैंने उनका बायो पढ़ा, वहां जाकर के मैंने पढ़ा कि वे नेशनल कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड हैं और वो अध्यक्ष है देवरिया सेवा प्रन्यास के। और जब इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं कि महिलाओं के बीच में खड़े होकर उनको सशक्त करने वाला एक व्यक्ति, मैं हैरान था इस बात को देख करके कि 1-1 लाख रुपए 100 महिलाओं को उन्होंने दिए हैं, वो भी एक ऐसे स्थान पर जहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका पहुंचना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। मैंने इनके बारे में जब और जानने का प्रयास किया तो मुझे उनसे मिलने की इच्छा भी जागृत हुई। और जिस प्रकार से आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्य को कर रहे हैं, सेवा में, सनातन के उत्थान में जो कार्य प्रगति कर रहा है उसी में ही बस्ती से जो जुड़े हुए हैं, ऐसी हमारे बीच में एक हस्ती हैं। सबसे पहले तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। और मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब हमने आपसे संपर्क किया तो आपने अपना बहुमूल्य समय भी हमें दिया। मैं थोड़ा सा आपकी इस जर्नी के विषय में जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था बीच में क्योंकि मैं पहली बार कोई ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूं। मैं अक्सर कर राजनीति या जो सामाजिक जीवन के लोग हैं मिल नहीं पाता हूं, लेकिन जब मैंने आपसे बात की और मुझे आपका जो सहृदयता है, जो सरलता है, वो मुझे इतना आकर्षित की कि मैं दौड़ा चल आया एकदम से। और मैंने याद करना चाहूंगा कि मैं लेट रहा परंतु आप फिर भी मुझे मिले। आप सनातन का इतना सेवा कर रहे हैं, इससे मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी तुलना में। नहीं, आपका कार्य बड़ा है और प्रत्येक सनातनी को एक दूसरे से जी बड़े सहृदय भाव से मिलना चाहिए जी। और वही भाव मैं अपने जीवन में करता हूं। कोई भी सनातनी मुझे कभी भी फोन करे या व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, तुरंत बात करता हूं और मेरे पास जितने समय की उपलब्धता होती है उसमें मैं मिलने का प्रयास करता हूं जी। अभी मैंने कहा कि राजनीति, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो तब मुझे पता लगा कि आपका सक्रिय राजनीति या इसमें कोई, मैं शुरुआत में सोच रहा था, बल्कि जब मैंने अपने मित्र को कहा कि वहाँ जाना है तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि कोई मंत्री होंगे और वहाँ पर मेरा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन हम आए और गेट खुला और आप बिल्कुल सामने ही बैठे हुए थे। जो छात्रों के साथ में आपका जीवन रहा है या जो हमारी बातचीत हुई, जिस प्रकार से सनातन के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए या फिर लव जिहाद के लिए जिस टाइम से आप एक्टिव हैं,
उस टाइम पे मैंने सुना भी नहीं था। मैं बताऊं आपको कि जो लव जिहाद मतलब इतना इनिशियली आपने उस बारे में सोचा और बताया कि डेमोग्राफी चेंज कैसे होती है, वो मैं थोड़ा सा पहला जो मेरा सवाल था जो मैं बना करके लेके आया था कि राजनीति को आप क्या समझते हैं, राजनीति को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्योंकि आज जहां भी देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, पहले राजनीति को एक अछूत सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन आज युवाओं में राजनीति को लेकर के एक बहुत रुझान है, वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि आप राजनीति को क्या समझते हैं? देखिए, राजनीति हमेशा से दो भागों में बटी रही। जी। एक भाग ऐसा रहा कि जिन लोगों ने राजनीति को स्व के सेवा का साधन समझा, जी। और कुछ लोगों ने इसको समाज के सेवा का साधन समझा। जी। अगर आप दीनदयाल जी को पढ़ेंगे तो दीनदयाल जी में समाज के अंतिम व्यक्ति की बात की है। जी, अंत्योदय। हाँ, अंत्योदय। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 11 वर्ष के शासनकाल में उसी अंतिम व्यक्ति की चिंता की है। जी। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ मिल सकता है, सबका विकास भी हो सकता है, लेकिन सबका विश्वास जीत लेने वाला नेता भारत की राजनीति में जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से अब तक तो नहीं देखा था। देश प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का अटूट विश्वास है। कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के कारण से समय समय पर समाज में थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है, वो स्वाभाविक है, परंतु आप ओवरऑल देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर देश की जनता का पूर्ण विश्वास है। पहला व्यक्ति है जिसको समाज में लोगों ने कहा कि अरे आपका तो परिवार नहीं है, तो समाज ने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। आज भी आप ट्विटर पे चले जाइए, करोड़ों अकाउंट मिलेंगे आपको जिनके नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा हो। जी। तो ये है विश्वास। तो दो धाराएं हमेशा बही, एक स्व का विकास करने वाले और एक समाज का विकास करने वाले। मैं जिस धारा को से प्रभावित हूं वो है समाज के विकास की चिंता करने वाले लोगों से। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं 2009 से राजनीतिक भाव आया मेरे जीवन में। अच्छा जी। उससे पहले तो राष्ट्र निर्माण, कैसे सनातन सबल हो, कैसे हम मल्लेच्छों की साजिशों से अपनी माताएं बहनों को बताएं, कैसे हम मल्लेच्छों का जो आतंक था उसको इस भगवान राम और कृष्ण की भूमि से मुक्त कराएं। जी। भगवान राम ने वन में भटक भटक करके जी। इन राक्षसों को, मल्लेच्छों को मार मार करके भारत को आतंक से मुक्त कराया था। और वही भारत आज उस समय इन मल्लेच्छों की ताकत के सामने बहुत आतंकित था, सरकार बहुत कमजोर थी। और मैं राजनीति में दो कारणों से आया। पहला कारण, यदि आप लोग को याद होगा कि मेरठ के रहने वाले दो भारतीय सैनिक जवान थे जी। जिनको भारत की सीमा पर पाकिस्तान की एक बैक टीम है, उस बैक टीम में आ करके उन दोनों सैनिकों का गर्दन काट लिया था। देश उभर रहा था, उन माताओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का विलाप देख करके अंदर से आत्मा धिक्कार उठी थी। क्या हम वही राम और कृष्ण की भूमि में पैदा हुए भारतीय हैं, सनातनी हैं? क्या हम वीर शिवा के वंशज हैं? क्या हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं? परंतु तत्कालीन सरकार जो थी वह स्वहित वाली सरकार थी और उस सरकार ने कोई बदला नहीं लिया। जी। वर्ष 2000 जब आप देखेंगे बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, बिल्कुल सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। भारत की सरकार को विदेशी ताकतें
विशेष तौर पर हमारा पड़ोसी राष्ट्र ये समझने लगा था ये तो नपुंसक राष्ट्र है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के विषय में, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के विषय में तो बहुत बुरी बातें कही। हाँ, तो और इस समय जो राजकुमार घूम रहा है वो जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन वो तो क्लब में पार्टी कर रहे थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में कहा है कि जब सीता जी को रावण हर के ले जा रहा था तो उस समय बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, कौवा भी था, बिल्कुल, कोयल भी थी, सब थे, परंतु स्वाभिमान के लिए लड़ा कौन? जटायु। क्योंकि जटायु और सीता जी का जन्म स्थान एक जगह था। वो अपनी बेटी के स्वाभिमान के रक्षा के लिए लड़े। तो यहां क्या हुआ कि जब हमारे जवानों का गर्दन काटा गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को चलाने वाली एक विदेशी महिला और उसका एक हाइब्रिड बछड़ा, दोनों भी विदेशी थे। जी जी जी। तो उनको स्वभाव कैसे आएगा, राष्ट्र भाव कैसे आएगा? जी। इसीलिए आप देखेंगे जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई माननीय यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में, तो मोदी जी ने पहले 5 साल, यदि आपको याद हो जी। तो तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष ने कहा था कि यदि पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो हमारे पास 1 हफ्ते का लड़ने का सामान नहीं है। जनरल वीके सिंह जी ने, जनरल वीके सिंह साहब, उस बात के लिए फिर उनको कांग्रेस ने पनिश भी किया था, पनिशमेंट भी दिया, क्योंकि सच बोलना तो गांधी परिवार को सच स्वीकार नहीं है ना, क्योंकि गांधी सर ने नहीं चुरा लिया है। जी जी। तो चोरों को सच कहां से अच्छा लगता है? नहीं होता। तो चोरों को सच बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन देश की जनता जान गई थी, देश की जनता इनको पहचान गई थी, देश की युवा तरुणाई ली थी, देश की युवा को बदला लेना था। उन जो हमारे 2 वीर सैनिकों का गर्दन काटा था उसका बदला इस सरकार से भी लेना था। जी। तो प्रचंड बहुमत आई, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व। तो उस करिश्माई नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आई। 5 साल मोदी जी ने जम करके भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाया, भारतीय सेना को हर प्रकार की वो व्यवस्थाएं दी जिसकी आवश्यकता थी। जी। और राफेल तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको साजो सामान से भारतीय फौज को सुसज्जित किया। तो मुझे याद है कि बीएसएफ तो बॉर्डर पे थी खैर, लेकिन जो कश्मीर के बिल्कुल आतंकी जिले हैं वहां की फौज को भी मना किया गया था कि आपको हथियार नहीं उठाना है। इवन उनको डंडे दिए गए थे कई जगह पे। फौज ने बात बताई, वो पिटते थे, हर बार पिटते थे। तो चिनूक और ये रफाल और ये तो बहुत बड़ी बात होगी, जो आम एनिमेशन होता है वो हमारी सेना के पास नहीं था। बिल्कुल नहीं था। राम, भगवान राम को हम लोग क्यों अपने जीवन में मानते हैं? जी। तो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जब भगवान राम रावण से लड़ने जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसी समय विभीषण जी इनके पास आते हैं और विभीषण जी आकर के भगवान के दोनों चरणों को ऐसे पकड़ लेते हैं जिसको हमारे यहाँ पांव पकड़ करके जो रोने का एक बहुत अच्छा शब्द कहा जाता है, वो शब्द मुझे याद, तो रोदन करने लगे। तो जब रोदन करने लगे तो भगवान राम ने पूछा क्या हुआ विभीषण? तो बोले भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं रावण से युद्ध करने मत जाइए। तो बोले क्यों? बोले रावण के पास सुसज्जित सेना है, हथियार हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, मरावच है, मायावी शक्तियां थी उसके पास, कवच है, मायावी शक्तियां हैं आपके पास। तो प्रभु पैरों में अभी खड़ा होगी, पदत्राण भी नहीं है। जी जी जी। आप कैसे इस वीर बलवान से लड़ेंगे? तो भगवान ने पूरे रामचरितमानस में एक जगह उपदेश दिया और उन्होंने पूरी पंक्ति कहूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। जी जी। उन्होंने बताया कि मेरा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मैं जो कवच धारण करता हूं वो कवच है जो विप्र और गुरु पूजा करते हैं। जी जी जी। और अंतिम ने कहते हैं कि जिसके अंदर दृढ़ आत्मबल है
बिल्कुल। जिसके अंदर अपने आप पे विश्वास है, उस व्यक्ति को इस धरा पर कोई नहीं हरा सकता। वह आत्मबल, वह आत्मविश्वास इस भारत की पुनर्जागरण की क्षमता को जन जन तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भगवान राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भारत के गांव, शहर, प्रदेश में भटक भटक करके भारत के स्वाभिमान, सनातन सम्मान को पुनर्स्थापित किया। और आपने देखा होगा दो घटनाएं, पुलवामा हुआ तो घर में घुसकर मारा, दूसरी घटना घटी तो ऐसा सबक सिखाया कि छठी का दूध याद आ गया पाकिस्तान को। उरी हो या म्यांमार में घुस के हो या पुलवामा के बाद हो, तो ये हर एक के बाद में नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने में नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो संसद में खड़े होकर हो, चाहे भाषण में खड़े होकर, चाहे देश के अंदर के शत्रुओं को का नाश हो, चाहे से देश के बाहर, वो बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। ये तो हम मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भगवान राम के चरित्र से, कई जगह महादेव के चरित्र से, तो कई जगह कृष्ण के चरित्र से अलग अलग उनके हमने रूप देखे हैं। और मैं जो आप बता रहे थे, भारत की जनता जो आपने बताया ना कि बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन मैं अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में जाता हूं, और जो आदिवासी कभी राजनीति का र नहीं बोलना चाहते थे और वे ये बोलते थे कि राजनीति केवल लड़वाती है, वहां जब सुविधाएं पहुंची, मैं मोदी जी का तो जब चुनाव भी नहीं था, उससे पहले मैं डांग आहवा में कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहा था। और जब वो ये वहां के मुख्यमंत्री थे, और पेयजल आदिवासी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल वहां पे प्राप्त होता था। और हम जो यहाँ जहां गंगा यमुना बहती थी, इस क्षेत्र में जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी सरकार हुआ करती थी, यहां में गांव में भी ढंग से पीने को जल नहीं मिलता था। तो अब जब मैं वापस से उन लोगों से मिलता हूं, तो वो जो तबका है ना, वो इतना खुश है। हम यहां दिल्ली में बैठ करके बड़े बड़े षड्यंत्र लगाते रहे, लेकिन जो नब्ज नरेंद्र मोदी ने पकड़ी है गरीब जनता की, जो बिल्कुल अंत्योदय में जो खड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पे जो खड़े हुए हैं, वो बहुत जबरदस्त पकड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इंस्पिरेशन जो राजनीति में आने की है, वो कौन कौन है? मैंने मोदी जी के विषय में तो आपने बता ही दिया, अन्य उसके अलावा? देखिए, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र जी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप एक थ्योरीज पढ़ेंगे, बिहेवियरल थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें लीडर कैसा होता है, उसमें वंशानुगत नेता, धार्मिक नेता, करिश्माई नेता, ऐसे कई नेताओं के प्रकार जी। तो मैं जब उन सबको पढ़ रहा था तो मैं सोचता था कि अच्छा ठीक है, वंशानुगत नेता तो एक ही रहे, चोर परिवार जिसने अपना सरनेम चुरा करके रखा हुआ है। करिश्माई नेता कैसा होता, तो वो करिश्मा कैसे पाता है? तो मैंने खुद अनुभव किया, करिश्मा व्यक्ति का, उसका जो वो कर्म करता है उससे उसको करिश्मा मिलता है। बिल्कुल। मैं आपको 3-4 करिश्माई नेताओं का उदाहरण दे सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी तो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए जी, सामान्य जीवन जिया, उनका भाग्य था और इस देश का भी भाग्य था। उनका भाग्य था कि वो संघ के संपर्क में आ गए जी, और इस राष्ट्र का भाग्य था कि वो संघ के संपर्क में आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, जिसने भारत के स्वाभिमान को जागृत किया जी। लेकिन भारत के स्वाभिमान को जागृत करने से पहले, भारत में एक बड़े करिश्माई नेतृत्व बनने से पहले उन्होंने भारत को जाना जी, भारत को समझा, भारत की वेदना को जाना और भारत की वेदना पर काम किया। जैसे उदाहरण के लिए जी, कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक रही, कुछ सालों तक अटल जी की भी सरकार थी अपनी मिली जुली, लेकिन किसी ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति
भारत की राजधानी में लगे, इसकी कल्पना नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक कल्पनाकार कौन है? नरेंद्र मोदी जी। भारत में एक आदिवासी महिला भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर भारत की प्रथम नागरिक बने, जी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की, मोदी जी ने की। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने, इसकी कल्पना मोदी जी ने की। मोदी जी ने भारत के 2 प्रदेशों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, जी, दोनों जगह आदिवासी मुख्यमंत्री। आप ये देखिए कि वो जानते हैं कि अगर एक समाज को उठाना है तो हमें कुछ मैसेजेस कर देने होंगे, और उस मैसेज को देने में भारत का स्वाभिमान बनने के लिए भारत को जानना बहुत जरूरी है, जिस काम को मोदी जी बखूबी जानते हैं, और जिस काम को एक जो है अभी 52-54 साल के हो गए होंगे मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी, 54-55 साल के होंगे, युवा है। और उस 55 साल में वो पता नहीं पुराना वाला राहुल गांधी है कि नया वाला राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो उन्होंने खुद कहा था, जिस राहुल गांधी को आप जानते हो मर गया, तो ये नया राहुल गांधी है। जो ये नया राहुल गांधी कैसा है? ये नया राहुल गांधी कबर पे भारत का संविधान लिखता है और अंदर कोरी की कागज होती है। उसी प्रकार से राहुल गांधी भी भारत को नहीं जानते हैं। उनका दिमाग भी वैसे ही हो रहा है ना। वो क्या है, मैं तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जो सच है उसको कहने में कोई मर्ज तो नहीं है, हर्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप रामायण या महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि जब पाप अति हो जाता है तो उस वंश का नाश कैसे होता है। तो जब पाप अति हो जाता है तो उस वंश में वर्ण संकर पैदा होते हैं, और वर्ण संकर का सीधा जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, क्योंकि मां किसी और धर्म की, पिता किसी और धर्म का, दादा किसी और धर्म का, दादी किसी और धर्म की, नाना किसी और धर्म का, सरनेम किसी और धर्म का चोरी करके के इतना बढ़िया बनशंकर आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आज के आपके पॉडकास्ट में खुले मतलब आपको चैलेंज करके कह सकता हूं कि ऐसा वर्णशंकर पूरे विश्व में आप ढूंढ के दिखाइए, मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इतना मिक्स ब्रीड, इतना मिक्स, मतलब ये मिक्स तो खिचड़ी से भी ज्यादा मिक्सिंग। अच्छा, इसीलिए उनका जो बुद्धि भी है ना, वो खिचड़ी की तरह ही मिक्स है। भारतीय सनातन धर्म के विषय में संसद में खड़े होकर के और उसको अपमानित करने वाली जो अगर कोई भाषा का प्रयोग कर सकता है वो ऐसा वर्णशंकर ही कर सकता है जिसको भारत और भारतीयता के बारे में नहीं पता। 100%। मतलब इतनी गंदी बात और गलत बातें तो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मलेच्छ की भी इतनी औकात नहीं हुई है जितने की इसने करी है। 100%। मैं एक छोटी सी चीज जो आपने कहा कि भारत को जानना बहुत जरूरी होता है। मैं कहा ना कि मैं क्षेत्रों में घूमता रहता हूं, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि महिलाओं को सुबह जाने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। मैं अभी केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर से बात कर रहा था और उन्होंने सबसे पहली जो फिल्म बनाई थी भोर, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुसहर समाज की लड़कियों महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है 2018 के बाद, जब नरेंद्र मोदी जी घर घर शौचालय बनवाने के लिए और इस मुहिम को बड़े स्तर पर लेकर के जाते हैं, और भोर में किस प्रकार से महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। और ये सोच हमारे देश के अंदर 60-65 साल में जो एक डायनेस्टी है उसने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एक एलिटनेस है उससे बाहर कभी निकल के देखा ही नहीं, एसी रूम से बाहर निकल के कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि भारत की नब्ज क्या है। 75 साल के बाद किसी गांव में लाइट पहुंच रही है, और लाइट तो छोड़ दीजिए, अब दूर दराज के गांवों में देखा कि ऑप्टिक फाइबर और वहां पर इंटरनेट, वहां को लोग सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पोर्टल्स, मैंने बहुत टाइम पहले अपनी सुरक्षा को लेकर के ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को पोर्टल पे लिख दिया कुछ, और मुझे फोन आया, आपको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, हमें बताइए, हमसे आके मिलिए। तो मैं हैरान था, मैं गया नहीं कभी उनके पास में, लेकिन मैं इतना सुन करके ही हैरान था। आप उनका नमो ऐप है, उस पर बर्थडे पे किसी ने अगर मान लो डाल दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू आ रहा है, पूरा विशिंग्स आता है, एक एक चीज। मैंने ये कह रहा हूं कि बहुत ऊपरी सतह की बातें हैं,
लेकिन अब सड़कें हैं, रोड हैं, कनेक्टिविटी है, आदर्शों के पालन की बात हो, नैतिकता, छोटी सी बात, 7 साल की लड़की थी, वो अपने दादा को रोक रही है कि आप ये टॉफी का या जो रैपर होता है वो सड़क पर नहीं फेंक सकते, ये सिक्स सेंस में नहीं आता है, मोदी जी मना करते हैं इसके लिए। तो ये जो जनरेशन तैयार करी है आगे की, मुझे लगता है कि वाकई में जो आपने वर्ड दिया है करिश्माई चरित्र जो है। लेकिन मैं इसी में ही एक क्वेश्चन और मेरा जुड़ता है, जब आप कहते हैं कि वे करिश्माई हैं, सब लोग जानते हैं कि उनके एक आह्वान पर लोगों ने कई हजार करोड़ की सब्सिडी छोड़ी है। आपने सिलेंडर पे बोला तो लोगों ने छोड़ दिया, रेलवे में बोला तो हजारों लाखों लोगों ने छोड़ दिया, मैं कह रहा कई हजार करोड़ का। और फिर लोग उन्होंने कहा कि आप टैक्स जमा करो, टैक्स देखिए, आप जीएसटी में देखिए तो कई लाख करोड़ का। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब 2024 के बाद क्या उनका वो करिश्मा थोड़ा स्लो कर रहा है? क्या उसमें कुछ कमी आ रही है? और उसमें भी मेन जो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यूजीसी को लेकर के, ये यूजीसी आया है और उसके बाद में एक माहौल नया तरीके से क्रिएट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें बैकफुट पे गए हैं सरकार, मोदी जी, उनकी छवि, उनका करिश्माई चेहरा? इसका सीधा उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बात कहना था। हाँ जी हमारी सनातन की खूबसूरती क्या है? जी, सनातन की खूबसूरती है प्रश्न। हाँ बिल्कुल। आप वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, वहां शिष्य दर्शन गीता जी, हाँ भगवान से सवाल किया, बिल्कुल सवाल किया। जी वही हमारा एक काउंटर पार्ट है। जी, वहां सवाल पूछने पे सरतन से अरे वाजिबुल, हाँ वाजिब अलीम भाई का क्या हाल हुआ? सवाल ही तो पूछ रहे थे, सवाल ही पूछ रहे थे। अगर उनको अपने धर्म पर इतना विश्वास होता, अगर उनको अपनी फिलॉसफी पे इतना विश्वास होता, हम सब फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, सनातन एक फिलॉसफी है, इस्लाम एक फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी एक फिलॉसफी है। अगर कोई हमें विवाद है, आओ बैठो, हमारी तो परंपरा शास्त्रार्थ की, बिल्कुल आइए शास्त्रार्थ करते हैं। लेकिन इनके साथ आप शास्त्रार्थ करने गए तो आपको अपना सर जो है धड़ से अलग होने की 100% गारंटी है। ईरान में महिलाओं ने सवाल किया था, कई हजार लाशें हमने देखी हैं। अफगानिस्तान में वहां के स्त्री पुरुषों ने सवाल किया था, लोग जहाज के पहिए पर लटक के भागने को मजबूर हो गए थे। आपको मैं बताऊं, सलमान रुश्दी, जी, सलमान रुश्दी जी को जो वहां मारने गया था, वो एक बंदूक से नहीं सीधे 3 गोली मार के मार सकता, बिल्कुल, लेकिन उसने बंदूक नहीं चलाई। कमलेश तिवारी, आप ये सारा देखिए, नहीं हाँ सारा एपिसोड देखिए, रिंकू शर्मा, हाँ तो आप चलिए सलीम भाई, आप इसको देखिए ना कैसे। हाँ नहीं, गुस्ताख नबी की बस एक सजा सरतन से, उसमें वो गोली मार करके मैंने हत्या कर दिया, उसका वो संदेश नहीं देते हैं, क्योंकि 1400 साल पहले गोली नहीं थी। हाँ वो संदेश वो देते हैं कि हम 1400 साल पहले भी जो शुरुआत की थी, आज भी हम उसी पर टिके हुए हैं। हमको नहीं मानोगे तो सरतन से जो होगा, और संतन से जो है वो झटका नहीं होगा, वो हलाला होगा, हलाल से होगा, तरफा के मारेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य, जाति को धर्म को हटा लीजिए, कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो करुणा को लेके पैदा होता है, लेकिन जब उसका खतना हो जाता है तो उसकी गरिमा खत्म हो जाती है। तो ये तो एक विषय था जो आपने दूसरा बात कहा। तो ये सनातन है, ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है कि हमने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी प्रश्न खड़ा कर दिया। बिल्कुल, हमने राम पर भी आक्षेप लगा दिए, प्रश्न किए हैं। हाँ आक्षेप भी लगाए जी। धोबी ने क्या किया? आक्षेप लगाया। हाँ, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां हैं इस तरीके कि राजा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम समाज के लिए एक राजा है, तो राजा का एक आचरण है, उस आचरण ये चीज फिट नहीं रहती, ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न किया। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जितना षड्यंत्र होता है शायद किसी के खिलाफ नहीं होता होगा, और उस षड्यंत्र में खाद, पैसा, रसद, मटेरियल सब विदेशी बहुत दूर दूर से आता है, अलग अलग जगह से आता है। उसके पीछे 2 कारण। जी। एक
मोदी जी जो कर ही रहे हैं, परंतु ये इतना तगड़ा प्रहार राष्ट्र के अंदर हो रहा है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, क्योंकि ये मूल काम हो रहा है जी। आपको पता है भारत में नक्सलवाद से प्रभावित कितने जिले रह गए हैं? हाँ। पिछले दिनों हम जान के हैरान थे जब अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि हम लगभग अब 31 वार्षिक इसी अभी कितने दिन बचे हैं, 29 दिन में भारत नक्सलवाद से मुक्त। बिल्कुल। तो जब भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा तो जेएनयू में पढ़ने वाले सो कॉल्ड खान मार्केट के कुछ पपेट्स जी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनको वो क्या कहते हैं, मृत्यु से पहले और बुझने से पहले एक बार भगभगाता है, फड़फड़ाता है। तो वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। अब मैं आता हूं यूजी से। जी मोदी जी भगवान तो नहीं है। जी। हमने भगवान राम को भगवान कब माना? जब भगवान राम नहीं रहे। उनके जीते जी तो राम नहीं, भगवान नहीं माना। बिल्कुल। तो पता नहीं मोदी जी भगवान तो नहीं है। इस इंसान से हम 100 डिसीजन लेते हैं, उस 100 डिसीजन में से 6 सही हो सकती है, 8 सही हो सकती, 10 की 10 तो सही नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और जो निर्णय करता है उसके सामने क्या क्या स्थिति रखी गई, वो तो हमने नहीं देखा। जी। इसी मोदी जी ने आपको इतने वर्षों की आपकी तपस्या, आपके पूर्वजों की तपस्या को साकार किया भगवान राम का भव्य मंदिर बना करके। इसी मोदी जी ने हमारे पूर्वजों के उस सपने को, जिसको गांधी परिवार ने तोड़ दिया था, जी। कश्मीर में धारा 370 लगा करके एक तरीके से कश्मीर को भारत से विभाजन का एक बहुत बड़ा नींव का निर्माण कर दिया था, उसको किसने समाप्त किया? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उदय देख रहे हैं, उसको करता कौन है उसके पीछे? मोदी जी। केदारनाथ त्रासदी के बाद आज केदारनाथ जी की, अभी मेरी एक किताब मैं लिख रहा हूं, जल्दी आ जाएगी, कि भारत में रिलीजियस इकोनॉमी क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं एक बहुत युवा डीएम थे रुद्रप्रयाग जिले के, जी जी जी, प्रतीक जैन। एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है कि रुद्रप्रयाग जिले की जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी है वो 5,000 करोड़ की है। अच्छा जी। अब उस 5,000 करोड़ रुपए का जो डिस्ट्रिक्ट जीडीपी है, उस डिस्ट्रिक्ट जीडीपी का 5,000 करोड़ रुपए 12 महीने का जो वो है, उसमें 2,500 करोड़ रुपया तो सिर्फ 4 महीने में आता है। अच्छा जी। जब बाबा केदारनाथ की यात्रा चलती है। जी जी। तो मेरे मन में आया कि इस देश में बहुत लोग आर्मी फार्मी बना के घूम रहे हैं। जी जी। 10 लड़के इकट्ठा हुए, गले में एक पटका डाला, हमारी ये आर्मी है जी। बिल्कुल ठीक है। और वो आर्मी के लोग कहते हैं कि बंदर बनने से क्या फायदा? अरे इससे क्या रोजगार मिलेगा? इससे क्या रोजगार मिलेगा? तो हमारे पूर्वज आर्य शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना करके उसी समय से रिलीजियस इकोनॉमी को समझते थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी उस चीज को समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी, आप केदारनाथ जी का आंकड़ा उठा लीजिए 2015-16 से पहले और 2016 के बाद का, मोदी का करिश्मा क्या है वहां आपको पता चलेगा। आज आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आप इसमें चले जाइए सावन माह में, वहां की इकोनॉमी में कितना विकास हुआ कॉरिडोर बनने से, प्रधानमंत्री जी के वहां से लोकसभा सांसद बनने से बनारस का क्या सर्वांगीण विकास हुआ है। आप जाइए एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट से आप काशी के अंदर जाइए, बनारस के अंदर जाइए, क्या सुंदर आपको सड़क मिलेगी। हाँ, मतलब मैं गया हूं और मुझे अच्छी बात ये लगी, सरकार तो रेवेन्यू लेगी और कैसे उसका यूज होगा सबके लिए होता है, लेकिन हाँ ये एक मुझे अच्छी बात लगी कि स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार मिला है। स्थानीय लोगों ने की जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, और जो वहां पर ट्रैवलिंग की जो कंपनीज बनी हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत मिला है। अब वहां पर यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ गई। अभी आपको मैं
उदाहरण देता हूं। जी। अभी कुंभ लगा था, कुंभ के आप डाटा उठाइए कि किस एज के कितने लोग थे, आपको युवा पता है? राशियों थे उसमें। जनजी, भारत का जनजी जाकर के संगम में स्नान कर रहा था, और मोदी जी की तरह ही उसको नहीं पता है रुद्री क्या है, जी जी जी। रुद्राभिषेक में कौन कौन से प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं, लेकिन उसको ये पता था कि जो है श्रृंगी लेकर के जिस प्रकार से इस देश का प्रधानमंत्री भगवान शंकर का उपासना करता है, उसी तरह हम भी करेंगे। अब वैसे ही अभिषेक करते हुए देखिए। जैन जी के अंदर सनातन, आप मैं बताऊं जिस प्रकार से यूरोप में चर्च से भीड़ गायब हो गई, उसी प्रकार से मंदिरों से ये नए जनरेशन के लड़के, ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे पागल बेवकूफों की बातों को सुन करके कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, अस्पताल बनाइए, उस तरफ बढ़ रहे थे। अब बना लो अस्पताल, मिल की जगह। हाँ, अस्पताल क्या बनाएंगे, वो तो शीश महल वाले लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपना घर बनाया। मैंने इसीलिए कहा था कि भारत की राजनीति दो प्रवाहों से बहती है, एक प्रवाह है स्व के लिए, एक प्रवाह है समाज के लिए। तो समाज के प्रवाह वाले जितने भी लोग हैं वो सब संघ के स्वयंसेवक हैं। उन सब के मन में राष्ट्र का भाव है, उन सब के मन में सेवा का भाव है, उन सब के मन में। मैं एक जब विद्यार्थी परिषद में था तो हमारा परिषद का गीत था जी। मां की पूजा करते करते मस्ती का मद छाने लगता, कण कण गाता है गान मचल, मेरा मन भी गाने लगता। भूखे नंगे अज्ञानी हैं, भूखे नंगे अज्ञानी है, जब तक अविरत बांधव मेरे, मां मैं कैसे सुख उपभोग करूं, चुभते मन में कंटक मेरे। इस प्रकार के भाव को धारण करके यह विचार खड़ा हुआ है। तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद का परिवार हो, चाहे वो गांधी परिवार हो, ये सब स्वभाव के लोग हैं जी। और इस तरफ के लोग, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे वो और लोग हों, वो सब समाज भाव के लोग हैं, राष्ट्र भाव के लोग हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो जोड़ी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये राम और हनुमान जी की जोड़ी है। हनुमान जी वो सब कर रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, हनुमान जी जो कर रहे हैं वो उसका श्रेय नहीं ले रहे, किसी को वो बता नहीं रहे, वो ढोल नहीं पीट रहे, लेकिन भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हनुमान जी कर रहे हैं। भगवान राम के साथ जब मोदी जी जैसे हनुमान जी थे, उसी तरह का प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश का लौह पुरुष अमित भाई शाह जी हैं। आप उनकी संगठन क्षमता देखिए, आप उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण देखिए, आप स्व और समाज, आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जी को बने 11 साल से ऊपर हो गए। उस 11 साल से के कार्यकाल में कितने दिनों छुट्टी मनाने गए, उनकी छोड़ दीजिए। देश के गृह मंत्री को भी करीब करीब 7 साल हो गए गृह मंत्री बने जी। आप उनके कार्यकाल में देखिए कि गृह मंत्री जी ने 7 साल में कब छुट्टी मनाने गए, देश के गृह मंत्री कब जो है विदेश घूमने गए, देश के गृह मंत्री कब समाज की बात छोड़ करके परिवार की बात करते हुए आपको दिखे। तो यूजीसी पर जो हुआ है, अब ये यूजीसी की एक कमेटी थी जी। वो कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि भाई इस पर एक आप हमको रिपोर्ट बना के दो जी। उसके लिए एक पार्लियामेंट की कमेटी बनी, पार्लियामेंट की कमेटी ने उसको रिपोर्ट बनाया और जहां पहुंचाना था पहुंचाया जी। तो वो प्रधानमंत्री जी के नजरों के सामने भी गया कि नहीं गया भगवान जाने। जी 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 जी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। हाँ। और देश के, मैं उन लोगों को एक बात पूछना चाहता, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया कि कुछ फॉर्मेट इस तरीके का यूनिवर्सिटीज के लिए तैयार करो। हाँ, जिन्होंने तैयार किया है हाँ,
वो उस चीज के ऊपर झगड़ा पूरा का पूरा फैलता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वही जो आपने बीच में कहा कि नरेंद्र मोदी जी की नजरों के सामने गया भी या नहीं गया, और जो ड्राफ्ट को तैयार करने वाले लोग हैं, हाँ, उन्होंने उसमें किया है, वो चीजें बाद में फिर रोक दी गई हैं। तो मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं ये पूरी जो ड्राफ्टिंग हम पढ़ते हैं तो उसके साथ में? मेरा इस सहमति असहमति का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि ये राजनीति दो धाराओं में बह रही है। उस दो धाराओं में हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं जी। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि भारत में जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करें, ये जाति असंतुलन है, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर सब धातुओं में लड़ाई हो जाए कि मैं पीतल हूं, मैं तांबा हूं, मैं चांदी हूं, मैं सोना हूं, तो सबसे श्रेष्ठ जो है धातु सोना है, तो पीतल को भी सोना बना दो, तांबे को भी सोना बना दो, चांदी को भी सोना बना दो, तो सोना सब सोना हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इसी बात पे मैं टिका हुआ हूं कि सबको एक समदृष्टि देखा जाए। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक विपन्नता, दरिद्रता किसी की जाति देख करके नहीं आती है। ये एक अंग है भाई, कोई गरीब हो गया, कोई समाज अंग है, एक अंग है। तो जो गरीब है उसको उठा करके हमको बराबरी पर लाना है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बनिया हो, वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, हम सबको सनातनी बनना है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये जब आया तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी था, क्योंकि हम जहां अंत्योदय की बात करते तो उसमें कभी बात ये नहीं करते कि इस जाति का ही केवल अंत्योदय करना है। दूसरी चीज कि हम ये कहते हैं कि हम सबको एक भारतीय बनना है, हमारी सबकी पहचान एक भारतीय, एक सनातनी होनी चाहिए, लेकिन फिर हम इस तरीके का रूल ला रहे हैं। तो मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगा था और बड़े अच्छे तरीके से आपने खैर समझाना है। इसके लिए एक सुबह और लेता हूं जी। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सचमुच 4 जातियां हैं। एक जाति है युवा जाति, एक जाति है नारी जाति जी, एक जाति है किसान जाति जी। ये नारा किसने दिया? और अंतिम बताया उन्हें गरीब है, गरीब, जो हमारे बिल्कुल। हाँ, तो ये नारा किसने दिया? ये नारा तो दिया नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी जी ने ये जब नारा दिया तो क्या वो ये सब कर सकते हैं? वही वो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। वही मुझे लग रहा था, हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कभी बांटने की राजनीति नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं, मैं उनका एक समर्थक हूं। मुझे अपने नेता पर पूर्ण विश्वास है कि भारत माता के अंगों को कभी भी वो बांटने का काम नहीं करेंगे। भारत माता को अंगों को और मजबूत बलशाली करके परम वैभव सिंहासन पर बिठाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और ये 2 4 5 ये कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, और हमारे कुछ लोग हैं जो इस भ्रम में आ जा रहे हैं। अरे भाई, आपको अपने व्यक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तो यूजीसी का विभाग एकदम से देशद्रोहियों द्वारा, जॉर्ज सोरस की ओर द्वारा भ्रम फैलाया गया। अब उस भ्रम में हमारे अपने लोग कुछ लोग आ गए हैं, जिनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग मुझसे बड़े होंगे, मुझसे छोटे होंगे, बड़े हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर उसका आकलन करने के लिए उसके संपूर्ण कार्यों को आपको विवेचना करना चाहिए। टोटल ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देखते हुए देखते हुए करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने एक किताब लिखी है पद्मज्योति सावरकर जी, और इसी से आपको यही हमारे सामने रखी हुई है। तो मैंने ये किताब लिखी है पद्मज्योति सावरकर। आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस प्रकार का यूजीसी को लेकर के भ्रम पैदा किया गया, उसी प्रकार का भ्रम सावरकर जी को लेकर के इस गांधी परिवार ने पैदा किया। माफी वीर। अब मैं आपको बताता हूं माफी की कहानी कहां से शुरू होती है। आपने कभी नाभा रियासत का नाम सुना है? जी। नाभा रियासत में नेहरू जी गए थे, और नेहरू जी उस नाभा रियासत में
आपको घुसने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तो नेहरू जी ने परमिट नहीं लिया था। अंग्रेजों ने उनको इस जुल्म के कारण गिरफ्तार कर लिया। जी। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आखिर एक वकील के बेटे थे। उस जमाने में वो बहुत पैसे वाले थे। उनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू जी अंग्रेजों का भी मुकदमा लड़ते थे। जी जी जी। अंग्रेजों का भी मुकदमा लड़ते थे, फीस लेने सकते हैं कि हाँ कितनी पावर थी। कितनी पावर थी। जी। तो वो अपना जुगाड़ करके सेट किए। तो सेट करने के दौरान ये हुआ कि नेहरू जी ने बाकायदा बॉन्ड भरा कि मैं बॉन्ड भरता हूं कि मुझसे ये गलती हुई, मैं परमिट के बिना आया हूं इस रियासत में, और मैं अंग्रेज सरकार से वादा करता हूं, बाकायदा अपना जमानत जमा करता हूं कि आगे से जब इस रियासत में आऊंगा तो परमिट लेके आऊंगा। जी। और उसके 2 उदाहरण देता हूं। जब नेहरू ने 370 लगाया तो हमारे अग्रज, हम सब के नेता, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसके विरोध ने वही कश्मीर में भी परमिट लेके जाना पड़ता था। जी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने परमिट नहीं लिया और वो कश्मीर गए और कश्मीर में अपनी शहादत दे दी। जी। ये अंतर है। तो जिस प्रकार से आप देखिए, बॉन्ड किसने भरा? नेहरू ने भरा। क्या नेहरू ने कभी किसी कोल्हू में बैल भर के तेल की पिड़ाई की हो? क्या नेहरू ने कभी सड़ा गला अनाज खाया? नहीं। क्या और कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं उनके अग्रज से लेकर के सबसे नीचे पंक्ति तक के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने भी नेता जेल गए वो जेल में मलाई काटे। जी। जब आदमी मलाई काटता है तभी वह कुछ लिख सकता है, तभी वो कुछ सोच सकता है। जिसको यातना मिलेगी तो उस यातना में तो वो किताब लिखेगा कैसे? बिल्कुल। किताब लिखने के लिए कागज चाहिए, कलम चाहिए। हर कोई तो सावरकर नहीं बन सकता। और राहुल गांधी को मैं चैलेंज करता हूं, उनकी 7 पुश्तें सावरकर के पांव की धूल नहीं हो सकती कि वो सावरकर जो सेलुलर जेल में कोल्हू का बैल बनकर के तेल पेरता था और बाद में उसको सड़ा गला खाना देते थे अंग्रेज, उसके बावजूद भी वह रे मातृभूमि पर के प्रति प्रेम और समर्पण कि वह जेल की दीवारों पर भारत माता की गाथाएं लिखते रहे। जी। तो भारत में जब जब ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, चाहे सावरकर जी हुए, चाहे मोदी जी हुए, ऐसे वीर पुरुषों के प्रति भ्रम फैला करके उनके मान को कैसे मर्दन किया जाए, इस काम में गांधी परिवार शुरू से माहिर है। जी। तो ये यूजीसी का भ्रम सोरेस ने फंडिंग किया, गांधी परिवार एंड कंपनी इसके पीछे, अगर सही से जांच हो जाए तो इस पूरे भ्रम जाल को फैलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने युवा साथियों से, अपने प्रबुद्ध जनों से हाथ जोड़ के करबद्ध विनती करता हूं कि आप पहले मोदी जी के कार्यों को देखिए, मोदी जी के भाषणों को सुनिए, उसके बाद यदि आपको लगता है कि मोदी जी ने यह गलती की होगी या कर सकते हैं, तब आप इसको मानिए। जी। आपके आत्मा की आवाज सुनिए। बिल्कुल। और इधर स्टूडेंट्स हो या बाकी समाज वो छोड़ चुका है, कांग्रेस इस पे लगातार कंटिन्यूअसली लगी हुई है। अगला मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आपने बताया कि मोदी जी ने अगर ये काम किया है तो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए उनका, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तो वो अपने साथ में नहीं कर सकते हैं काम। तो आने वाले समय में अभी 5 चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों को इस तरीके की बातें जो है प्रभावित करेंगी या जनता मोदी जी के साथ में है और इनमें भी बढ़ चढ़ करके योगदान करेंगी उनके लिए? देखिए, आपको जो है कल ही मोदी जी केरल में थे। हाँ जी।
और मोदी जी का स्वागत करने के लिए जितनी भीड़ उमड़ी थी, उससे आपको पांचों चुनाव का परिणाम नजर आ सकता है। जी। आप बंगाल जाइए, बंगाल में तो आतंक है। 40% से अधिक आबादी, मुसलमानों की आबादी वाले प्रांत असम जाइए, असम में एक नई फिजा खिल रही है। जी। आप देखिएगा, असम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। अच्छा जी। उसके पीछे कारण है, हम वही पूछना चाह रहा था। उसके पीछे कारण क्या है कि नेहरू और गांधी परिवार ने तो नॉर्थ ईस्ट को चीन के हाथों दे दिया था। जी जी जी। एक किताब है, उस किताब में काजीरंगा गई हुई थी इंदिरा जी। जी। तो इंदिरा जी काजीरंगा गई घूमने के लिए, और नेहरू जी को चिंता हो गया कि कहीं इंदिरा जी को काजीरंगा से चीन उठा ना ले जाए। वाह हरे भारत के प्रधानमंत्री, वाह हरे भारत का स्वाभिमान। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन शपथ लिए, उसके कुछ ही दिनों में उन्होंने कहा कि अष्टलक्ष्मी भारत का भविष्य है, हमें अष्टलक्ष्मी पर ध्यान देना है। और आप अष्टलक्ष्मी का जाकर विकास देखिए। जी जी बिल्कुल। आप असम जाइए, असम में डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की नेतृत्व में आप ये देखिए, जिस असम से इंदिरा गांधी को उठा ले जाएंगे, ये डर था जी। उस समय के प्रधानमंत्री को। उस असम में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप वहीं से बनकर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। असम का विकास देखिए जा करके, जनता के जीवन में कितना सर्वांगीण विकास हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक और चीज पढ़ा कि तुलनात्मक अध्ययन सरकारों का होना चाहिए। जी। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे असम सरकार का और देश के तमाम सरकारों का, बीजेपी रूलिंग स्टेट्स का भी, नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स का भी, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि असम की सरकार नंबर 1 स्थान पे आएगी। उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और वहां के मुख्यमंत्री का भूमिपुत्र होना और भूमिपुत्रों के दर्द को समझने वाला मुख्यमंत्री होना। और मुझे लगा है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून का जो राज है, वो भी बहुत बेहतर मैं आपको बताऊं, इसी सरतंत्र वाले कांड में ही है। जी नुपुर शर्मा ने बयान दिया। जी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में दंगे हुए। जी। हर जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, जी। दिल्ली में भी हुआ। लेकिन जहां 40% है टोपी वाले, एक की मां ने दूर नहीं बुलाया कि वो टायर जला दे, टायर भी जला दे। जी जी जी। सरतन से जुदा की बात तो दूसरी है, टायर भी जला दे। जी बंगाल से अधिक मुसलमान असम में हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी की असम में किसी ही मुसलमान की मां ने दूध नहीं पिलाया जो किसी भी देवी मां की प्रतिमा को टच करके दिखा दे। जी। और मदरसे जहां से इस तरीके की मानसिकता के लोग निकलते थे, उन पर तो खुलेआम उन्होंने बोला। मदरसों को तो मदरसे के ताले बंद करके चाबी मुख्यमंत्री को समर्पित मौलानाओं ने किया। जी सुन। और उसके बाद आप वहां जो बहुविवाह परंपरा थी, एक दिन के ऑर्डर में खत्म। जी। और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चूं भी कर सके। इसे कानून का राज कहते हैं। अच्छा, दो बच्चों की पॉलिसी पर भी सबसे पहली मेयर हिमंता जी ने, हिमंत विश्व शर्मा जी ने किया। उसके बाद आप देख लीजिए, किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जी, कोई भी जो है मांस नहीं, मीट की जो शॉप है वो नहीं हो सकती है। जी। आप देखिए कितना बड़ा का। लेकिन वैसे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ पूर्वोत्तर से। जी। मैं आपको इसमें 2 मिनट कहना चाहता हूं। हाँ। आपने कभी भी वो जो है असम के 4-5 प्रकार के सांस्कृतिक डांस है, जी। कभी आपने बिहू सुना? जी जी। कभी
आपने इतने बड़े लेवल पे घूमर होते हुए देखा? भाई बड़े लेवल पे तो नहीं देखा था। उस उन सब चीजों को विश्व के पटल पर पहुंचाया, यही तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यस, मैं पुस्तकों को पढ़ाते नहीं थे। मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। अरे। जब मैंने देखा कि मैंने सोचा कि भगवान कृष्ण ऐसे ही राज करते होंगे। जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे तो बड़ी संख्या में उसका आयोजन किया गया। जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, मुगल पूरे भारत पर कभी राज नहीं कर पाए। जी जी। कम्युनिस्टों ने हमें बताया कि पूरे भारत पर राज करें। आपको पता है कि मुगलों का जो विजय रथ है उसको असम में रोकने वाला कौन था? जी, लचित बारफुकन, वीर लचित बारफुकन जी। उस वीर लचित बारफुकन जी की जयंती दिल्ली में आके मनाना, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हुमायूं के मकबरे पे बनाना, जी जी, ये तो वही हुआ ना कि आपके छाती पर नून डलना। बिल्कुल। और लचित बारफुकन की वीरता से भारत परिचित नहीं था। लचित बारफुकन जी को भारत से परिचय कराने वाले डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिल्कुल। इसीलिए ते पूर्वोत्तर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग कल्पना करते हैं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र की स्थापना की, जिसे कुछ लोग हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं, जी जी, तो सांस्कृतिक राष्ट्र ही तो, राष्ट्रवाद ही तो हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, जी, हम सभी लोग उसको माने। सावरकर जी की उस हिंदू शब्द के डेफिनेशन को हम सब जिए कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले, इस धरा को अपनी पुण्य भू और पवित्र भू मानने वाले, यहाँ की संस्कृति का पालन करने वाले, वो सभी हिंदू है। जी, तो भारत में तो कोई मुसलमान ही नहीं। जी। असम को लेकर के एक चीज मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी थी। जिस टाइम हिंदुओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो शेल्टर हाउस हिंदुओं ने, जो मतलब उनके मन में पहली बार आया तो वो आसाम था। और ये नहीं कि आसाम ने उनको खदेड़ा हो, उनको शेल्टर दिया, उनकी लड़ाई लड़ी पूरी, और उनको मतलब अच्छे से आश्रय दिया। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए कि वहां पर एक सांस्कृतिक उभार तो है ही है, लेकिन जो सांस्कृतिक रूप से इस भारत भूमि के जो सपूत हैं, उनका भी आश्रय स्थान वही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी तो बहुत ऊंचाई पर हैं। जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बहुत ऊंचाई पर हैं। जी। इनकी तुलना भारत में आज के दिन कोई राजनेता नहीं है जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की बराबरी में तुलना कर सके। ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना ही किसी अन्य पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उसके बाद भी तीन अस्त्र ऐसे हैं, 3-4 अस्त्र ऐसे हैं जी, जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे 4 नाम मैं आपको बता सकता। जी, पहला नाम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ जी, तीसरा नाम देवेंद्र फडणवीस और चौथा नाम निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी का नाम सुनकर के तो गांधी परिवार निकट ना आवे। संसद में बड़ा धोया। हाँ, गांधी परिवार निकट ना आवे। जी, निशिकांत दुबे जब नाम सुनावे, उसी प्रकार से मल्लेच हिम्मत ना करे कुछ गलत करने की, कल्पना ना करे। जैसे कि किसी समय भारतीय संसद के अंदर किसी ने कहा था कि हम इस जनसंघ की विचारधारा को, इस संघ की विचारधारा को खत्म कर देंगे। तो किसी सांसद ने खड़े होकर कहा था कि अरे नेहरू जी, आप हमारी विचारधारा को क्या खत्म करोगे? हम उस विचारधारा को खत्म करने का भाव जिस मस्तिष्क के मूल में पैदा हो रहा होगा उसको खत्म कर देंगे। उसी प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी, देवेंद्र फडणवीस जी उस मल्लेच्छ संस्कृति को,
उस आतंक की संस्कृति को, उस राष्ट्रद्रोही संस्कृति को समूल नाश कर देंगे। जी। और आपको बताओ, जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के समय हुंकार बने जी। तो कितने ही राक्षसनियों के गर्भ गिर गए थे। उसी प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा नाम सुन करके बहुत सारे मल्लेच्छों, राष्ट्रद्रोहियों का गर्भ गिर जाता है। और देखा हमने, बॉर्डर क्रॉस करवाओ, उन्होंने बड़े सम्मान से बोले कि भाई जाओ अपने देश जाओ वापस। ये कार्य बड़ा अच्छा किया। सिर्फ बॉर्डर भी से भगाया नहीं जी। आज देश में सबसे अधिक बुलडोजर के दम पर जमीन खाली कराने वाला प्रदेश असम। कई लाख हेक्टेयर जमीन, कई लाख। आप चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से ज्यादा, जी जी जी, 1.5 साल पहले का डाटा है कि चंडीगढ़ के जितना जमीन उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों से खाली करवा लिया था। बिल्कुल। अब वो आंकड़ा और भी बड़ा हो गया है। हमने आसाम पर बात की, हमने बंगाल पर बात की। मेरे मुंह से जब भी पश्चिम बंगाल, उत्तर बांग्लादेश निकलने लग जाता है, स्थितियां वैसी बन रखी हैं। पर खैर फिर भी पश्चिम बंगाल पर हमने बात की, हमने नॉर्थ ईस्ट पर बात की है और भारतवर्ष के विकास पर भी बात की है। लेकिन आज मैंने शुरुआत में ही कही थी ये बात कि एक समय था राजनीतिक विषय जो होते थे वो आम आदमी के लिए नेपथ्य का विषय रहते थे, कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। समाचार हम कभी भी खोलते थे तो उसमें जानना बस ये चाहते थे कहां कौन मर गया है, कहां पर क्या जी गया है। शेयर मार्केट वाले सिर्फ नीचे नजर देखते थे जहां पट्टी चलती रहती थी। लेकिन आज का युवा राजनीति में बहुत स्पीड से आ रहा है। अच्छा, एक तो हैं जो सीरियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टिकटॉक से अभी अभी उतरे हैं और एकदम शोशेबाजी और एकदम मतलब वो विश्वास करते हैं उस चीज में कि इससे हमारी धाक बनेगी या फिर हमें लोग एकदम कैच करेंगे और हम राजनीति में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की राजनीति और वास्तविकता में जो आपने शुरुआत में कही थी, स्व और समाज के लिए, इन राजनीति में क्या अंतर है और इस पर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, आप युवाओं के विषय में बात करते हैं और एक युवा होने के बावजूद आज आपने जो संवेदनशीलता के साथ में हर चीज का आंसर किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युवाओं की राजनीति पर भी कुछ टिप्पणी अवश्य करें। देखिए, युवाओं की राजनीति पे आप देखेंगे जी तो कई बार मुझे बड़ा दुख होता है जी, और भ्रम भी होता है। दुख और भ्रम जब होता है तो मुझे राम जी की वही पंक्तियां याद आती हैं, राम अनरथ रघुबीरा देख विभीषण भय मदीरा। मैं जिस दिन तय किया था कि मैं भी राजनीति करूंगा, उस दिन मैंने अपने जीवन का एक मंत्र तय किया जी, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। जी, तो राजनीति का आध्यात्मिकीकरण क्या कि मैं जिस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अपनी ताकत ईश्वर को मानता हूं और ईश्वर को सेवा करता हूं, ईश्वर की पूजा करता हूं, उसी प्रकार से मैं मोर लिए प्रत्येक जनमानस ईश्वर तुल्य है। जी, अगर मेरे घर में मैं सुख से 2 रोटी खा रहा हूं और मैं जिनके बीच में राजनीति कर रहा हूं उनको 2 रोटी नहीं खिला पाऊं तो मेरी राजनीति शून्य है। आज भी ऐसा राजनीति करने वाले समाज में बहुत लोग हैं, परंतु संसाधनों के अभाव में हम उनको पकड़ नहीं पा रहे। हाँ जी। लेकिन आज के दिन में एक नया ट्रेंड क्या चल रहा है कि राजनीति करने के लिए गए तो जाते ही सबसे पहले क्या कि आप 20-20, 25, 30 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। हाँ। और उस काफिले में आप ये सोचिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी 30 गाड़ी लेकर के आप 100 किलोमीटर चल दिए तो आपका तो डीजल का खर्चा भी 50,000 7,000 आ जाएगा। जी जी जी। वही काम आप ऐसा करिए कि आप एक गाड़ी से जाइए, आपका खर्च 5,000 आएगा बिल्कुल, और 45,000 रुपया किसी ऐसे युवा को, किसी ऐसी बहन को दीजिए जिसके लिए 45,000 रुपए उसका एक सपना है जी, उसके अपने एक प्लान है कि मुझे अगर 45,000 रुपए मिल जाएगा तो मैं 5,000 रुपए का एक सिलाई मशीन खरीदूंगी, 10,000 रुपए का कपड़ा लाऊंगी, झोला बनाऊंगी, मार्केट में बेचूंगी और अपने जीवन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने का कोशिश करूंगी। बिल्कुल। इसीलिए
ये जो लंबी लंबी गाड़ी खरीदने वाले, लंबी लंबी गाड़ियों को लेकर के राजनीति करने वाले हैं, इनसे मेरा सख्त विरोध है जी। और जब मुझे अवसर मिलेगा, कभी ईश्वर अगर देगा, तो मैं इनका पुरजोर विरोध करूंगा जी। एक ही दिन में 3-3 वेलफायर लो रहे हैं जनता से लूट करके। आप 3 वेलफायर में 10 वेलफायर खरीदिए। ईश्वर के नजरों में जब आप जाएंगे, ईश्वर के सामने जब आप खड़े होंगे जी। कि मैंने जनता के पैसे से लूट के स्व का साधन तैयार किया, तो उस दिन तो ऊपर तो आपको नरक में ही जाना होगा। बिल्कुल। लेकिन उसी हेल फायर में आप क्या हेल फायर नरक बोलते हैं जिसको। हाँ, वो भी हो सकता जी, जी। है। और एक बात बताता हूं मैं आपको। अरे मैं जब अभी मैं अपने बस्ती रेगुलर जाने लगा जी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा हम्म। कि भैया यहां आपका सिंप्लिसिटी नहीं चलेगी, जी। यहां आप अकेले, मैं दिल्ली में एक छोटी सी गाड़ी है टाटा नेक्सन, जी। जी। जो पोल्यूशन भी नहीं करती है, उसी में घूमता हूं। जी। तो मेरा तो वही आदत है, तो मैं एक गाड़ी से आना जाना शुरू किया। जी। तो मुझे लोगों ने कहा, एक गाड़ी से आओगे जाओगे तो जो है आपको कोई भी भाव नहीं देगा। जी। तो मैंने उन लोगों के भाव को समझ करके मैंने कहा ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने वो व्यवस्थाएं की और मैं उस व्यवस्थाओं में गया। उसी दिन मैंने अपने उस शुभचिंतक को कहा कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिल्कुल। क्योंकि एक तो अपनी प्रवृत्ति नहीं है और प्रवृत्ति के विपरीत काम तो मुझसे हो नहीं सकता। जी। मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा कि तुम लोग देखते रहोगे। तो उसके 1 महीने के अंदर मैंने 200 बच्चों का एक निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी हाँ। तैयार कर दिया। वीर सावरकर जी के नाम हाँ, वीर सावरकर जी के नाम से। जी। तो वीर सावरकर जी मेरे लिए राजनीति के कारण नहीं है, वीर सावरकर मेरे भाव है। जी। वीर सावरकर मेरा स्वाभिमान है। जी। वीर सावरकर मेरी पहचान है। और जब तक जीवन में मेरे शरीर में एक बूंद का भी रक्त है, तब तक मैं सावरकर जी की विचारधारा के लिए लड़ूंगा, मरूंगा और सावरकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और ये नेहरू और गांधी परिवार का सच्चाई खोलूंगा। आप नेक्सोन से चलते हैं, शायद इसीलिए आप 100 माताओं के लिए 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था कर पाते हैं। यस, उनके लिए सिलाई मशीन के बिल्कुल खोल पाते हैं, सावरकर लाइब्रेरी खोल पाते हैं ताकि वहां पर बच्चे जो है अपनी पढ़ाई सुचारू कर सकें और एग्जाम्स की तैयारी करें लगे। तो वो दोनों चीजों में फर्क है ना, एक तरफ पोल्यूशन करना, शोसेबाजी करना, टिकटॉक बाजी करना, 10 कैमरे लेकर के चलना, एक तरफ वो है और एक तरफ है जन कल्याण, अंत्योदय की बात। हाँ, अंत वही हमें राजनीति में राजनीति के भाव को बदलना है। मैं आपको बताता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जो भी गिफ्ट मिलता है उस गिफ्ट को वो ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता है उससे भी लोगों के जीवन में वो चिराग जला रहे हैं। बिल्कुल। आपको बताऊं, यदि हम लोगों ने अपनी राजनीतिक जीवन शैली में बदलाव नहीं लाया तो बहुत जल्द ही लोकतंत्र से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आज नेता शब्द एक गाली बन गया है। नेता शब्द किसी समय एक सम्मान का प्रतीक हुआ करता था, इसीलिए हमने सुभाष बाबू को नेता की उपाधि दी। बिल्कुल। लेकिन आज वही नेता शब्द सुनते आप आइए, आपके मन में क्या आता है? नेता शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आएगा? मैं कक्षा 3 में था तो मैंने स्टेज पे पहली जो कविता गाई थी लिख के अपनी, तो मैंने गाई थी, नेता हूं मैं नेता हूं लेकर किसी का नहीं देता हूं। तो मैं मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा बचपन से मैंने वो चीजें देखी थी और उसमें मैंने लिखा था कि दादा हो या दादी, नाना हो या नानी, रिश्वत सभी से लेता हूं, नेता हूं मैं नेता हूं। अरे बाप रे। तो ये छवि बनी आई है। इसी कारण से जब मैं बिल्कुल बालक था, 3री-4री कक्षा में था, तो मैं अपनी लेखनी से ही लिखता हूं, ये गाता हूं और वो चीज बनी आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं, अब थोड़ा परिवर्तित तो हुआ है। मैं आपको एक चीज परिवर्तित, मैं आपको एक चैलेंज कर लोगों को आता हूं। आज हम लोग 2 मार्च को बैठे हैं। हाँ जी। हम अगले साल 2 मार्च को बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। और आप में बस्ती जाइएगा कभी,
पूर्वांचल जाइएगा, जी। आपको 1 साल में लोग कहेंगे कि सचमुच नेता क्या होता है, सचमुच राजनीति का आध्यात्मिकीकरण जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं और मैं जो काम कर रहा हूं बस्ती में, वो सब भगवान राम को समर्पित है। हमें पूछना चाह रहा था, बस्ती के विषय में कभी बातें आई हैं? बस्ती में अभी जैसा आपकी तरफ से क्या कार्य हो रहे हैं? बस्ती में काफी टाइम पहले गया था और गोंडा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ था जब मेरा, और तब मैं वहां पे गया था। और उस समय पर तो स्थितियां काफी अलग थी, और फिर मोदी जी आते हैं, फिर योगी जी आते हैं, काफी चीजों में सुधार हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बस्ती आपका कार्य क्षेत्र है, बस्ती जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर आप क्या परिवर्तन कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं जी मैं बस्ती गया क्यों। जी मैं बस्ती में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद मेरी पढ़ाई करने में पहले हैदराबाद चला गया, पिताजी मेरे हैदराबाद में थे, जी तो हैदराबाद से फिर इधर आ गया, दिल्ली आ गया। दिल्ली में भगवान ने मेरे आराध्य श्री कृष्ण में मैंने जो चाहा वो सब मेरी मुरीद पूरी की। जी मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत बहुत कम में अपना जीवन चलता है और उसमें अपने को सेटिस्फेक्शन। जी तो एक दिन एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे मजाक भाव में कहा, उन्होंने कहा बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। अच्छा तो मेरे स्वाभिमान को उजाड़ शब्द ने जगा दिया। जी तो मैंने उनको कहा आप बस्ती को बस्ती कहिए या उजाड़ कहिए, मैं आपको 5 साल बाद कहूंगा कि बस्ती को क्या कहना है। महर्षि वशिष्ठ की भूमि को उजाड़ कैसे कह सकता है। निश्चित तौर पर वो वहां रहे हैं तो उन्होंने वहां का विकास देखा होगा, वहां की चीजें देखी होंगी। तो मैंने तय किया कि मैं बस्ती को उजाड़ तो नहीं होने दूंगा। जी तो अभी फिलहाल मैं बस्ती में अभी मैं बस्ती के बच्चों के बीच में गया। उस दिन मैंने जो है 26 जनवरी को फिर गया था। जी तो उस दिन मैंने वहां जब झंडा वंदन किया जी तो बस्ती की लाइब्रेरी के बच्चों ने मुझे एक गिफ्ट दिया। आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी लाइब्रेरी को खुले 2-3 महीने हुए और वहां एक लड़का वहां से पढ़ करके उसके जीवन में सरकारी रोजगार मिल गया। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चा फ्री के डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ करके अधिकारी बनेगा तो वो अपने समाज राष्ट्र की चिंता करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो मुझे बड़ा उस दिन मेरी आत्मा को ताकत मिला कि जब हम जो है, एक कहावत है कि जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कृतदास नहीं किसी का, कृतदास नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले, ये अरण्य ये झुरमुट जो काटे वो अपनी राह बना दे। तो जब आप कुछ नया राह बनाने आते हैं तो उसमें अरण्य और झुरमुट तो आते ही हैं। तो फिर उसके बाद मैंने तय किया, मेरे एक हैदराबाद के मित्र ने मुझे कहा, और ये हनुमान जी की कसम खा कर रहा हूं जी, उसने मुझसे कहा, मुझसे नहीं कहा, मेरे दूसरे साथी से कहा यार ये टाटा नेक्सॉन में घूमते हैं, इनको कोई बड़ी गाड़ी दिला देते हैं। तो कुछ दिनों बाद जब मेरे सामने बात आई तो मैंने इसको कहा, श्रीकांत तुम मुझे बड़ी गाड़ी गिरवाना चाहते हैं, मेरा कंफर्ट तो उस छोटी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं तुमसे बड़ी गाड़ी लूंगा जरूर। जी। तो बोला कैसे? मैं बोला उतना पैसा लूंगा तुम जितना बड़ी गाड़ी का तय किए हो, और वो भी मैं अपने संस्था में लूंगा जी। और मैं उस संस्था से बहुत सारी, उस पैसे से बहुत सारे लोगों के जीवन में दिए जलाऊंगा। बिल्कुल। तो वो तो पैसा आया नहीं, लेकिन समाज के अंग, समाज में बहुत सारे मित्र, लेकिन एक विचार होना इस बात। हाँ, नहीं तो आप तो है कि मित्र है तो चुपचाप आप ले भी ले सकते हो, तो उसमें क्या। तो मैंने तय किया कि करना है कुछ। तो अभी हमने क्या किया, राम के पेड़ जी। एक दिन मेरे एक बहुत करीबी व्यक्ति हैं, लॉस एंजल्स में रहते हैं जी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मनीष मेरे कुछ लोग जाना चाह रहे हैं राम जी का दर्शन करने, बड़ी इच्छा है, बट दे आर वेरी एज्ड,
75-80 ईयर्स के हैं और उनकी बड़ी श्रद्धा है, बड़ा भाव है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आ पाते, राम उनके पास आएंगे। तो बोले कैसे? मैं बोला मैं एक काम करने जा रहा हूं। जब राम जी पैदा हुए तो सोहर गाई महिलाओं ने, तो सोहर गा करके राम को पेड़ बना करके चढ़ाएंगी, जो राम को बहुत प्रिय है जी। तो मैंने अपने बस्ती में ऐसे 100 गांव चुने कि 100 गांव की 10 सबसे गरीब महिलाएं। जी। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन उसमें किस वर्ग में आता है, बिल्कुल वो महिलाएं सनातनी माएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको इकट्ठा किया, उनको कहा कि पेड़ा निर्माण में जो पहला पैसा लगेगा वो सब मैं दूंगा, जी। और आपका पेड़ा आपको ले आते के भगवान को अर्पित करना है, जहां से ऑर्डर आएगा उनको भेजना है। जी। पहले चरण में हम आपको 25,000 रुपए देंगे। तो पहले चरण में आपका पेड़े का जैसे ही काम चल गया जी। तो पेड़ा की इकोनॉमी खड़ी हुई, तो पेड़ा चढ़ने के बाद पैकेजिंग की भी तो इकोनॉमी खड़ी होगी। बिल्कुल। फिर अगला 25,000 मैं दूंगा आप जैसी और 10-10 महिलाओं को जो झोला सिलने का काम करेंगी, कि राम के पेड़े चले गए, अब राम का पेड़ा लॉस एंजल्स जाएगा तो पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो वो जो झोला बन रहा है उस झोले पे हमें एक रामचरितमानस का मंत्र लिखने वाले हैं। एक उस पे चौपाई आएगी। हाँ, चौपाई जी। हुई है वही जो राम रचि राखा। अब आप सोचिए अमेरिका की सड़क पे कोई भारतीय डिप्रेशन का शिकार वो थैले को जब देखेगा हुई है वही जो राम रचि राखा, तो यही होगा जो राम को मंजूर है, तो उसका डिप्रेशन की सबसे बढ़िया दवाई उसको मिल गई। बिल्कुल। तो हम राम आधारित इकोनॉमी, राम के आचार, अगले आपको 1 साल में बस्ती के हर गांव में ऐसी 10 महिलाएं का समूह आपको मिलेगा, और वो समूह जो भी आय अर्जित करेगा, सपोज वो हर महिला को 2-2.5-3 हजार रुपए मिल रहा है जी। तो 3,000 रुपए मिल रहा है, तो उसमें से 100 रुपया वो कंट्रीब्यूट करेंगे खुद, कि जैसे हमारे पास अभी 1,000 महिलाओं का समूह है जी। तो एक महिला 100 रुपए देगी, तो 1,000 इंटू 100 कर लीजिए जी, 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया। तो वो महिलाएं, पूरे बस्ती में ऐसा कौन सा युवा है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत है जो कुछ इनोवेटिव कर रहा सकता है जी, तो उसको 1 लाख रुपए का लोन ये कंट्रीब्यूट देंगे। तो हम इसको बस्ती के द्वारा, बस्ती के लोगों के द्वारा बस्ती का विकास और बस्ती को पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना। भी आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमने पेड़ा बनाना शुरू भी किया। आज हमारे पास कम से कम 15-20 देशों से, भारत की तो बात छोड़ दीजिए, 20 देशों का ऑर्डर है हमारे पास। अरे वाह, बहुत सुंदर। जल्द ही आपको 10-12 मार्च के आसपास आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मैं वो पेड़ा लेने के लिए जरूर आऊंगा यहाँ पे। आप वो पेड़ा लेने जरूर आइए। आपको भी अपने इष्ट मित्रों से कहिए कि अगर उनको भगवान राम को पेड़ा खिलाना है, शुद्ध पेड़ा खिलाना है जी, राम को जिस प्रकार का पेड़ा पसंद था उसी प्रकार का पेड़ा, जैसे वो महिलाएं गाना गा रही हैं कि दशरथ जी के लल्ला हुआ। अच्छा, इस पेड़ा का निर्माण जो है वो सब कुछ गायन के दौरान पे ही होता है? और हाँ, वो अलग अलग गीत होते हैं। अच्छा। जैसे आप एक बात बताएं, मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, बहुत मन की बात है। मतलब आपने उसको पूरा संस्कारित किया है? पूरा संस्कारित। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ विवाह कर्म होता है। हाँ जी। मैं ब्राह्मण हूं जी। और हमारे यहाँ जो शादी की परंपरा है, तो जो शादी की जो पहली परंपरा है, उस परंपरा में जो पहला शुरुआत होगा उसको बोलते हैं चूल डालना जी। तो चूल डालने के लिए क्या होता है, जैसे गांव घर की महिलाएं इकट्ठा होंगी, नाउन आएगी, आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा होंगी, और वो सभी महिलाएं
एक दलित महिला का पहले पूजा करेंगे, बिल्कुल। उसको तिलक लगाएंगी, मिठाई खिलाएंगी, फिर वो जो कुदार होता है जिससे मिट्टी को खनते हैं, वो कुदार लेकर के वो दलित महिला जाएगी और मिट्टी खोदेगी, और मिट्टी जिस मिट्टी मुझे मिट्टी खोद के लाएगी उसी से वो चूल्हा बनाएगी। चूल्हा बनता है पहला। जी। और आपको बताऊं जितने शुभ कर्म होंगे वो उसी चूल्हों से बने हुए चीज से होंगे। तो कम्युनिस्टों ने किस प्रकार से हमारे यहाँ से जजमानिया सिस्टम को खत्म किया। और जजमानिया सिस्टम यह बताता है कि भारत के इतिहास में छुआछूत नहीं था। ये रोमिला थापर जैसी इतिहासकारों ने और हमारे कुछ और षड्यंत्रकारियों ने ये छुआछूत की परंपरा डाली। भाई साहब, मुझे जहां तक याद है कि चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे शादी हो, चाहे मरण हो, हर एक जातियों के अलग अलग कार्य होते थे, सब लोग आते हैं। हमारे यहाँ जब ढोल बजता तो वाल्मीकि समाज लेकर के आते हैं, जो आपने कुदालकार मिट्टी कहा, दलित समाज से आते हैं, जो कुम्हार होते हैं उनके बर्तन आते हैं, फिर अन्य जितनी भी लोग हैं वो सबसे पहले उन्हीं का हाथ लगता है, उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं से ही कोई शुभ कार्य आरंभ होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ मेरे गांव। हाँ जी, मेरे गांव आइए। मेरा जो गांव में घर है वो ऐसा है, इधर मेरा घर है, बीच में 5-6 धोबी लोगों का घर है, उसके बाद एक और पांडे जी का घर है। अब आप ये देखिए, उस पूरे टोले और मोहल्ले में किसी और के घर में कुआं नहीं था। अब तो हैंडपंप बाद में आए, ये सब टूटी बाद में आई, टूटी तो मोदी जी लाए, हैंडपंप तो कांग्रेस ने हमको हैंडपंप ही दिया और कुछ दिया नहीं। तो कुआं था। अब आप देखिए उस पूरे 25-30 घर के लोगों के बीच में एक कुआं था, और वो कुआं एक ब्राह्मण के घर में है। उसी कुआं से मेरी दादी भी पानी भरती थी और उसी कुआं से हमारी धोबन काकी भी भरती थी। अब ये जो कहते हैं कि हमको कुआं पे आने नहीं दिया, जल नहीं भरने दिया, कितना बड़ा झूठ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी कम्युनिस्ट को कि आओ मेरे गांव में। मेरी नानी के घर के सामने कुआं था, वहीं से सब लोग पानी भरते थे, और उस गली के दूसरी तरफ दलित समाज थे, इधर ठाकुर हैं, इधर ब्राह्मण है, और उसी से पानी भरते थे सब लोग। पैरेट पंप वगैरह लगे और वहीं पे बच्चे नहाते थे सबके। अब आप देखो ना कितना गलत है। आज भी देश को आजाद, हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, और भारत की पार्लियामेंट में डिबेट क्या हो रहा है, ठाकुर का कुआं। हाँ, मुझे एक बात उसमें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मुझे भेजना हुआ कि कितना बड़ा जोक है कि इन लोगों की अगर माने तो पूरे भारत की धरती तो वक्फ बोर्ड की है, कुआं ठाकुर का है, और ब्राह्मण वहां पहरेदारी दे रहा है कि ताकि कोई और पानी ना पी ले। तो ये तो तीनों जो है निह करके, तो बाकी लोग क्या रेत खा करके जिंदा है। लेकिन जो आपने ये महिलाओं वाली जो बात बताई है, इसको सुनकर के मुझे एक पुराने एक संत की कोई कहानी याद आ रही है। मेरे पिताजी बताया करते थे कि किसी भूखे को एक टाइम रोटी दो और दूसरे टाइम उसको कमाने का साधन दो। तो मुझे ये कहानी से थोड़ा सा आपकी इंस्पिरेशन ऐसी लग रही है कि जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 4 केले देंगे और 50 कैमरा लेकर के वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम उनको साधन दें। और आज वो महिलाएं जिनके पास अपनी आय का साधन नहीं था, वो पर मंथ कंट्रीब्यूट करके एक अन्य प्रतिभा को डोनेट करने के लिए रेडी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, यही जवाब यूजीसी का है भाई साहब। अच्छा जी। जो समाज में सबसे कमजोर है उसको साधन दीजिए, वो साधन से अपनी संपन्नता लाए, और फिर खुद जिस तरीके से एलपीजी छोड़ा उसी प्रकार से वो उसको वन टाइम साधन दिया गया, उस साधन को छोड़े और किसी और कमजोर को खड़ा करे। हाँ, लेकिन वो स्व विवेक विपक्ष आने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप ये कह देंगे एक बार भी कि संविधान चलते 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी 80% लोग जो है वो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो इसकी समीक्षा करो, तो आपको आपकी समीक्षा को समीक्षा ला कर रख के वो कहेंगे कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये विपक्ष, मैं आपको एक बात की और गारंटी देता हूं जी। मैं जब छात्र जीवन में था तो मैं सोचता था कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जहां क्राइम फ्री समाज। जी।
क्राइम फ्री समाज। मैं ऐसा एक किताब है एक विवेकानंद जी की, नया भारत गढ़ो, जी पढ़िएगा कभी, जी क्या इंस्पिरेशन है उसमें। तो उस किताब को पढ़ा तो मैं रात भर नहीं सोया, ऐसे करूंगा, क्राइम फ्री जोन बनाऊंगा, एम बेस्ड स्कूल बनाऊंगा। मैं एम बेस्ड स्कूल ही कराने जाऊंगा, अच्छा वही बस्ती बनाऊंगा जी एम बेस्ड स्कूल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन मैं आज आपको एक वादा कर रहा हूं, ठीक 1 साल बाद, या फिर आप 8 तारीख को आइए, जी 8 मार्च को बस्ती में मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूं, उस कार्यक्रम में आपको केवल सनातनी लोग मिलेंगे और उनकी जाति होगी सिर्फ नारी जाति। जी 6 मार्च को मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूं, जी उस कार्यक्रम में यही सारे जो लाइब्रेरी के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स मुझे सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी तो मैंने उसमें एक शर्त रखा है कि मेरी शर्त इतनी है कि हम सब सनातनी, हमारी कोई जाति नहीं है। बिल्कुल। और उस दिन हम एक गिफ्ट मोदी जी को देंगे कि करीब करीब 300-400 लोग एक साथ खड़े होकर के यम लड़के कहेंगे मेरी जाति युवा जाति है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार का काम मैं बस्ती में करने जा रहा हूं। बस्ती में एक राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का एक प्रयोगशाला बनाने के रूप में निकला हूं। हनुमान जी, भगवान कृष्ण, मेरे आराध्य राम, मेरे आराध्य भगवान शंकर जी मुझे वो सामर्थ्य शक्ति देंगे कि मैंने जो आपसे वादा किया वह पूरा कर सकूं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपसे बात करके बहुत ऊर्जा भी मिली मुझे और बहुत सारा मुझे प्रेरणा भी मिला कि कैसे जो है 5 पांडवों ने अरण्य झुरमुट काट करके एक नया संकल्प, एक नया समाज का निर्माण किया। जी वैसे ही हम सब एक नए समाज, नए भारत, जिसको ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी बहुत आगे बढ़ा चुके हैं, हमें बस उस नए भारत को खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ना है। बाकी जाति पाति शुरू से तो तोड़ना ही चाहते थे कि ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण है, दोनों को लड़ा दो, मुसलमान राज करेगा। इसके भ्रम में नहीं फंसना है। यही मेरा, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देखें उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि जाति पाति से ऊपर उठें, राष्ट्र सर्वोपरि है। जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने कहा था, दरिद्र नारायण की जय, जी मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव। और हमारे गुरु संघ के द्वितीय सरसंघ चालक ने कहा था, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। तो हम सब एक समान हैं और हम सब की इच्छा है हिंदू रक्षा। तो हम गुरु गोलवालकर जी के सपने का भारत निर्माण करें, हम वीर सावरकर जी के सपने का निर्माण करें, हम नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करें। और आखिरी में कहूंगा कि 2 नरेंद्र हुए। एक नरेंद्र ने विश्व पटल पर भारत को फहराया था, दूसरे नरेंद्र आज भी विश्व पटल पे भारत की गरिमामयी उपस्थिति को 4 चांद लगा रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में मुझे लगता है कि जिस काम के लिए 1925 से लेके अब तक कोटि कोटि जनमानस लगे रहे, अपना पूरा जीवन दे दिया भारत को परम वैभवी सिंहासन पर बिठाने के, वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो हमें यूजीसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें और चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कांग्रेस और वामपंथियों के षड्यंत्र में नहीं फंसना है। हमें भारत माता को परम वैभवी सिंहासन पर बिठाना है। इस संकल्प के साथ चलने वाले नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना है, अमित शाह जी को और मजबूत करना है और एक नया भारत बनाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि राजनीतिक व्यक्ति हो भले ही, लेकिन उनके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति बहुत जबरदस्त है। और मैं अक्सर कर राजनीतिक लोगों से काफी दूर रहता हूं, लेकिन जहां आध्यात्मिक मुझे लोग मिलते हैं मैं उनके पास में अवश्य ही जाता हूं। मित्रों, आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने सभी मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, और खासतौर पर जो हमारे युवा हैं, जो हमारी नारी शक्ति है, उन तक अवश्य पहुंचाएं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।